And let's begin. Kovo Brandon. Kya haal hai, sir? Alhamdulillah, I'm fine. I'm so good. I'm so happy that you're here. I'm so happy that I finally got to connect with you. And wrestling एक तरह से मेरा passion रहा है. I've grew up around wrestling in my house. सुनने में याद आ कि मेरे दादा भी कुश्ती करते थे as a hobby. But हम लोग जब छोटे थे ना, my family always had wrestling on from the 80s. उस वक्त टीवी पे नहीं आती थी इतनी, पर टेप्स लेके आते थे तो मेरे फादर. बिल्कुल. और उस वक्त ये तो एटीट्यूड तो बाद में आया है, बट लाइक मैं देखता था उस वक्त राउडी पाइपर देखता था, यू नो, ऑन ऑल दोस पुराने रिक फ्लेयर जो थोड़े यंगर थे. Actually, that was an golden era. That was a great era. Before arrival of Attitude and Young Generation era, Yeah. it was golden era. Is that what it was That called? was called a golden era. Okay. मैं वो बहुत शौक से देखता था. Even in mid 90s मैं पुराने classic matches जो थे बहुत शौक से देखता था. So what I want to ask you, how did you get into this? Actually, when I was only a 3 years old, actually, my every fan will be asking me a question about that. Whenever I'm talking to any podcast, any interview, I always repeat that I was 3 years old and I watched first ever professional wrestling match. It was a Bret Hart versus Shawn Michaels, which is famous as Iron Montreal Man. Screwjob. Oh, Montreal Screwjob. That time I loved to watch Shawn Michaels and become a die-hard fan of Shawn Michaels. And from that day, I always wanted to become a heel character. And I always liked heel wrestlers like Shawn Michaels, Razor Ramon. Actually, Razor Ramon in NWO of WCW, he was heel. After that, characters like Triple H as a heel, or Christian when he turned heel by turning on Edge. JBL was one of my favorite. My favorite wrestlers list is consist of heel wrestlers, and I always wanted to become a wrestler. So from 1997, at the age of 3, I think, I started of dreaming to become a wrestler. So just for the listeners listening, heel का मतलब जो होता है bad guy और baby face होता है good guy. Exactly. ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी यूज़ होती है, हमारी जो एंटरटेनमेंट रेसलिंग जो है उसमें भी होती है. Exactly. ये okay. All right. So I think watching wrestling is every childhood में अगर आपका childhood थोड़ा सा मज़ेदार इंटरेस्टिंग गुजरा है तो आपने wrestling ज़रूर देखी है. Exactly. So how did you end up getting in the ring and getting in? Because पाकिस्तान में ये सब चीज़ें करना आसान नहीं है, स्पेशली बिकॉज आई थिंक हमारे पास तो कोई एवेन्यू था भी नहीं इन चीज़ों का. पाकिस्तान में हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट करी, जैसा आपने बोला कि अब वो डिफरेंट फेसेस आते हैं लाइफ में. जब छोटा था उस वक्त कोई पूछता ना, मतलब कोई टीचर और पेरेंट्स फैमिली में या कोई और रिलेटिव कि भाई क्या बनना, मैं था रेसलर. तो उस टाइम जो है ना सब टाल देते यार, बच्चा अभी मजाक कर रहा. ज़रा वो पाकिस्तान में नॉर्मली कैरियर डिसाइड करने का जो एज आता है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट. उस वक्त भी सोच रहे होते हैं चलो जहाँ मिल गए वहाँ चले आएंगे. लेकिन मैंने तो 3 साल की उम्र में ठान लिया था दैट आई विल बिकम रेसलर. तो उसके बाद फिर मैट्रिक का टाइम हुआ, फिर कोई रेसलर फैमिली में या रिलेटिव्स पूछते भाई व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ. माय रिप्लाई वाज सेम, I will become a professional wrestler. उस वक्त फिर रिश्तेदार एज यूजुअल जो पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है कि यार मेरे पेरेंट्स को कहते समझाओ इसको कुछ अच्छा सोचे, या तो इंजीनियर बने और डॉक्टर बने. व्हाट इज़ दिस रेसलिंग, क्या कोई पाकिस्तान में तो ये सोचा भी नहीं किसी ने कि कोई है ही नहीं ये चीज़ यहाँ पर. तो या तो भाई इसको गुजरांवाला में भेज दो, वहाँ पहलवान बनाओ इसको. तो एक्चुअली आई ऑल्सो लिव्ड इन गुजरात एज वेल. माई चाइल्डहुड वॉज इन गुजरात ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान है. तो गुजरात के साथ ही था गुजरांवाला, तो वहाँ पर भी सब कहते हैं इसको पहलवान ही बनना है, गुजरांवाला भेज दो. एक्चुअली अब वो मैं किस तरह समझाता कि दैट पहलवान थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशनल रेसलिंग. फिर इंटरमीडिएट किया मल्टीपल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्रो रेसलिंग लाने के लिए आपको और भी कुछ वे ऑफ अर्निंग करनी थी, प्रोफेशनल एजुकेशन भी करना ज़रूरी होती, क्योंकि फील्ड कोई भी हो एजुकेशन तो आपने लेनी है. तो मुझे उस वक्त नहीं पता था मैंने क्या पढ़ना. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन माइंड में यही था कि रेसलिंग करनी है.
फिर मेरी वालदा की चॉइस पे ऑन द विश ऑफ माई मॉम आई ऑल्सो ट्राई टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी. अच्छा. बट वहाँ पर भी मेरे जहन में टोटल यही था, जो मतलब मेरे इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यार जब इतना क्रेज़ तो रेसलिंग का ही है, एक्चुअली जो फॉर्म्स होते हैं ISSB के अंदर कि व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट आर योर गोल्स एंड व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ. मेरा यही था कि माई गोल्स इज़ टू बिकम अ प्रोफेशनल रेसलर और ब्रिंग अप स्टार्ट अ प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, एंड माई गोल इन फ्यूचर is to create Pakistan one of the most prominent industry of professional wrestling. तो बस उन्होंने भी मुझे यही कहा कि भाई आप रेसलिंग करो, आपका जब इतना अच्छा बचपन से एक एम है, एक गोल है, वो चीज़ समझ गया. लेकिन परेशानी यही थी कि फैमिली नहीं समझ पाती थी. खैर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन 2014 आई स्टार्ट लर्निंग बॉक्सिंग. सोचा कि चलो यार बॉक्सिंग में थोड़ा सा नाम ग्रो करेंगे, फिर मौका मिलेगा शायद यार US ही जाना पड़ेगा रेसलर बनने के लिए, थोड़ा बॉक्सिंग इंडस्ट्री में नाम ग्रो करेंगे, फिर जाएंगे बनेंगे. लेकिन जिस तरह का मैं अपने आप को एक साइकोपैथ समझ रहा था कि यार मैं इकलौता पाकिस्तान में साइकोपैथ हूँ जो प्रो रेसलिंग ही पाकिस्तान में लाना चाह रहा, तो मुझे अपने जैसे 2 साइकोपैथ्स और मिले. एक्चुअली साइकोपैथ मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम वो लोग थे जिसका या तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, ना फैमिली की तरफ से सपोर्ट था, और फ्रेंड्स भी हंसते ही थे, मजाक उड़ाते थे कि यार एक्चुअली दे यूज़ अ वर्ड कॉमनली यूज इन आवर कंट्री, चे, कि भाई ही इज़ दैट गाय. तो मतलब पागल है, नफसियाती है भाई. तो इस तरह के मुझे 2 और लड़के मिले, तो उनके साथ हम लोगों ने ग्रास पे लड़ना स्टार्ट किया. वी डोंट इवन हैव अ रेसलिंग रिंग एट दैट टाइम. So when did you started wrestling in your backyard? So this was the time you actually started wrestling. Yes, इसी के the year 2016. तो 3 साल की उम्र में तुम तो क्रेज थे. Exactly. You know कि रेसलिंग करनी है क्रेजी थे उसके बारे में. उस वक्त से लेके अब तक 2016 से तक कोई तो रेसलिंग की आपने उसके बीच में किसी तरह की? एक तो हमारा पाकिस्तान में आपको पता है हमारे घर में तो हर बच्चा रेसलिंग खेलता ही है. मैट्रेस के ऊपर अपने बेड्स तोड़े हमने. मैंने भी तोड़े. और हमारा मेरा एक्चुअली एक कज़न भी है जो प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में एज अ होस्ट प्ले करता है, और ही इज़ ऑल्सो अ रेसलिंग प्रमोटर. हिज नेम इज़ ज़ीशान खान दुरानी. तो उसके साथ बचपन में एक हम लोगों ने फ़ाइट रखी थी हार्डकोर. मुझे एक्चुअली बचपन से हार्डकोर फाइटिंग का ज़्यादा शौक था कि यार थोड़ा खून ख़राब हो. नानी के घर पर थे, पीछे जो है विंडो थी जिसके अंदर ग्लास लगा हुआ था. आई हिट हिम विद अ स्पीयर एंड हमने वो ग्लास के अंदर जाके गिरे, ग्लास टूट गया. दोनों वाकई में बच गए, चोट वोट नहीं लगी. लेकिन उस वक्त भाई घर वालों ने कहा ये पागल हो गया है, इसका टीवी शीवी देखना आप बंद कर दो, क्योंकि रेसलिंग देख देख कर जो है ये सारे पागल हो रहे हैं, ये अपने आप को मारेंगे. एग्जैक्टली. तो बस वो तो हमारा एक घर का छोटा सा एक्सपीरियंस था. और उस टाइम भी आई थिंक 8 या 10 साल की एज होगी. हाँ, प्रोफेशनली हमने जो स्टार्ट किया फिर 2016 में यहाँ पे एक रिंग ऑफ स्लैम के नाम से जो है मुस्तफ़ा अली ख़ान मैक, जो कि इस टाइम मेरा राइवल भी है, और मेरा अब तक का ऐसा राइवल है कि जिस तरह आप WWE में रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड की राइवलरी देखते हैं ना, तो ये मेरा डे 1 से राइवल है. और आज भी उस वक्त हम ROS हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए लड़ रहे थे, और आज हम इस एशियन REW एशियन चैम्पियनशिप के लिए लड़ रहे हैं. तो मुस्तफ़ा अली ख़ान और हम लोगों ने मिलकर एक वो ROS रिंग ऑफ स्लैम के नाम से उस वक्त प्रमोशन स्टार्ट किया था. तो वहाँ से फिर हम आगे फर्दर ग्रोथ होती गई. मैंने मुस्तफ़ा को देखा था. आई नो मुस्तफ़ा, राइट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन टच विद यू. मैंने मुस्तफ़ा को देखा, मैंने बोला यार ये क्या शुरू हो गया है. एंड देन आई स्टार्ट फॉलोइंग कि यार ओके पाकिस्तान में भी अब इस चीज़ का अब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, राइट. सो वॉक मी थ्रू के हाउ डिड रिंग ऑफ स्लैम, फिर आई थिंक PE वो थी कौन सी, पाकिस्तान रेसलिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, क्या थी, फेडरेशन थी, कौन सी थी इसकी? प्रो रेसलिंग फेडरेशन. वो भी आप ही लोगों का था क्या? जी एग्जैक्टली. बस ये अब बात वही है कि एक टाइम पर तो पाकिस्तान में रेसलिंग का हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन जब सोचना स्टार्ट किया तो अब ये है कि ROS स्टार्ट करी तो 4 लड़कों ने स्टार्ट करी.
अब वो 4 से जब 2 सक्सेसफुल इवेंट्स हुए, तो आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ दोज इवेंट्स वी ब्रोक अप. We broke up into 2 different groups, one in PWP and one in PWFP. I was with PWFP and Mustafa Ali Khan was with PWP. When I was in PWFP, we did more events in Dreamworld Resort, where I worked as a CEO as well of that company, and we brought some international wrestlers who are currently signed to All Elite Wrestling AEW. Sammy Guevara was in Pakistan. Low Rider was in Pakistan. AEW वो जो टोनी खान की जो है. Exactly. That just started about I think last year शुरू हुई है ना AEW. जी बिल्कुल. And it's gotten pretty famous. It's in a pretty very famous. short span Actually, of time. the owner of the company was more wealthier than the owner of WWE. Actually, we can take the example of the situation of pandemic. I think your viewers don't know about Black Wednesday. Black Wednesday? Yes. Okay, वो क्या है? Black Wednesday is the day when the pandemic started, and WWE released more than 30 wrestlers, including Kurt Angle, Rusev, Heath Slater, and They fired them because of pandemic situation. And in that situation, All Elite Wrestling hired multiple wrestlers who got fired from WWE. जो WWF के जो सारे फायर हुए थे. Exactly. मतलब उसने और वो सारे पुराने थे. Exactly. वो सारे ज़्यादातर उस जनरेशन के लोग थे जो हमारी जनरेशन के हैं. Exactly. जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं. Exactly, ऐसा ही था. तो WWE से AEW जो वेल्थ में है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो इस वजह से जो है वो, और AEW में सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि ओनर जो है वो पाकिस्तानी है. शाहिद खान. राइट. शाहिद खान ने तो पैसा लगाया, बट एक्चुअली टोनी जो है ही इज मोर क्रेजी अबाउट रेसलिंग. या एग्जैक्टली. एंड देन इट वाज लाइक अ गिफ्ट. इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम अ फादर टू अ सन. या एंड मैं टोनी का पॉडकास्ट सुन रहा था. जेरिको के पॉडकास्ट पे आया हुआ था. क्रिस जेरिको के पॉडकास्ट में आया था. और उसका जो नॉलेज है ना रेसलिंग में, स्पेशली गोइंग बैक इनटू द हिस्ट्री, वाज सो स्ट्रॉन्ग. इवन जेरिको वाज लाइक, यार मैंने खुद रेसलर्स के नाम नहीं सुने और हाउस मैचेस के नाम नहीं सुने जो तुमने सुने हुए. और कह लेंगे मेरे पास उनकी टेप्स थी, मैं टेप्स लेके आता था. और मैं वो, सो आई गेस वो हमारी तरह था. और प्लस टाइम्स 10 crazy about wrestling. Okay. So I guess that's how. Plus उसके पास पैसा. Exactly. So that just it was a hand in glove relationship. Exactly, वही बात है ना. अब उसने मतलब ड्रीम किया तो he got money, he's got a wealthier father. Yeah. So उसने सोचा और कंपनी स्टार्ट हो गई. और उसके जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, Kenny Omega, Cody Rhodes, and the Young Bucks. They all 4 of them are the executive vice president. और उसके अलावा फिर a lot of people didn't know about who's the second owner with them. Who is it? I think we'll discuss it later about that. Okay. We are in touch with AEW. That's awesome. After working with PWFP in Dreamworld Resort. उस इवेंट के बाद कुछ फ्रॉड हुए थे इश्यूज़ ना. रेसलर्स के पे कट हो गए थे और मैं CEO था, तो मेरी भी रेपुटेशन की भी उसमें थोड़ी बात ख़राब हो रही थी. फिर हमारे पास सऊदी अरब से एक रेसलर पाकिस्तान आया था जिसके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन PWF के रिलेशन सही नहीं थे. तो बस किसी तरह उनके साथ नहीं बनी. फिर आई स्टार्टेड वर्क विद आई अगेन जॉइन मुस्तफ़ा अली खान एंड वी स्टार्टेड REW. This time we thought that in Pakistan everyone is using the name of the country, so why don't we revolutionize the whole eastern world? Western wrestling तो already बहुत चल रही है. Canadians हैं, Mexicans हैं, English people हैं, US तो था ही जिसने स्टार्ट किया. तो ईस्टर्न साइड से जो है ओनली जापान में रेसलिंग के ऊपर वर्क कर रहा था. यू हैव वर्ड अबाउट न्यू जापान प्रो रेसलिंग और DDT प्रो रेसलिंग. बोथ आर द जापानीज रेसलिंग कंपनीज. बट हमने फिर सोचा कि यार हमारी तरफ इंडिया की काफ़ी इन्फ्लुएंसमेंट है. तो इंडिया जो है एक्चुअली इट हैज़ बिकम सेकंड होम ऑफ WWE
a lot of Indian wrestlers are competing in WWE right now in NXT or working as a volunteers. After the departure of Great Khali, he started his promotion, namely CWE, Continental Wrestling Entertainment in India. अच्छा, Exactly. ये कर रहा है वो बिल्कुल The Great बिल्कुल Khali. अच्छा, तो okay. उसके बाद फिर हमने कहा कि यार पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर में 2 कंपनीज हो गई, वहाँ भी इसी तरह एक आई थी VCL, फिर वो एक उनका आपस में बंदा टूटा, उसने अपनी अलग प्रमोशन स्टार्ट करी WRG, रेसलिंग रेवोल्यूशन ग्लोबल। कराची में हमने 3 प्रमोशन हो गए इंक्लूडिंग REW एंड PWF एंड PWP। फिर उसके बाद 2 और यहाँ पे कंपनीज और आई थी जो और ज़्यादा हाई लेवल पे आई थी, रिंग ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने भी PWE के नाम से स्टार्ट किया। मे बी यू हर्ड अबाउट बादशाह पहलवान खान? नहीं। Okay, he is not a Pakistani born wrestler. He's a foreigner, but with parents who are Pakistani. Okay. He calls himself Pakistani, but I don't think he is a Pakistani, and he don't have right to call himself a first Pakistani wrestler because I think I'm sorry. No, it's okay. I think the right to call himself a Pakistani wrestler are all those Pakistani wrestlers who are born in Pakistani. A Sialkoti wrestler, namely Max Mughals, he's a Pakistani wrestler, or wrestlers in Lahore like Jibran Khan, he can call himself a Pakistani wrestler. Myself, Kobu Brandon, I have the right to call myself a Pakistani born wrestler. Mustafa Ali in WWE, I don't think he's a Pakistani because he's Chicago born. His parents were Pakistani. Mustafa जो WWE में जो है ना? Exactly. He's very high flying वैसे. Yes, exactly. Wow. Whenever he enters into the ring, announcer announced it clearly from Chicago, Mustafa Ali. So it is clear that he is not a Pakistani wrestler. He is a Muslim wrestler whose forefathers belong to Pakistan. But he was never born in Pakistan, right? He was never born in Pakistan. But वो basically इसलिए portray करता है to get the Pakistani market, I'm guessing. Exactly. To attract the Pakistani market. Exactly. कि पाकिस्तानी बैठ के देखें अब इसको. Exactly. They were the guys who don't want that Pakistani local wrestlers to grow, like Badshah Pehलवान Khan. We become एक हम उसके लिए जो है ना एक टक्कर हमने उसको दी, और ये कभी चाहते नहीं थे कि पाकिस्तानी लोकल रेसलर्स ग्रो हों। और जब से हमने लोकल रेसलर्स की इंडस्ट्री स्टार्ट की तो उनकी अप्रोच फिर हमारी तरफ आ गई, और फिर हमने 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ कराए जिसमें एल्बर्टो डेल रियो और राइनो जैसे रेसलर्स भी पाकिस्तान आके गए, हमारे साथ मैचेस खेले उन्होंने। Really? Exactly. Wow. There's a wrestler namely Raja Naveed who is working with REW right now. He have competed with Sammy Guevara, a wrestler of All Elite Wrestling AEW, and he has also defeated JTG. I think you remember the tag team of Crime Time. हाँ, उसमें से एक अभी मर गया ना बेचारा। शेड गैस्पर्ट का तो हो गई, डेथ हो गई। Yeah. उसके साथ आया JTG, वो पाकिस्तान आया, उसके साथ राजा नवीद ने खेला। राजा नवीद इज़ माई टैग टीम पार्टनर एज वेल। वी हैव अ फैक्शन नेमली DEX। इस पर भी आएंगे। DEX का क्या फॉर्मेशन था। तो राजा नवीद था, उसने इंटरनेशनल काफ़ी अच्छी मार्केट गेन करी। फिर मैं रिसेंटली भी मार्च में इंडिया, मुझे चैलेंज आया इंडियन रेसलर का ना, गोपाल शर्मा, जो कि ख़ुद स्टूडेंट था द ग्रेट काली का। तो हमने कहा कि चलो हो जाए। अभी तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्रो रेसलिंग की इंडस्ट्री में WWE तक में नहीं हुआ, जबकि हो सकता था जिंदर महल वर्सेस मुस्तफ़ा करा सकते थे वो लोग, लेकिन दे डिडंट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। वी यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ हमारे मल्टीपल मैचेस होने थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से 2 बेल्ट्स थी, तो दोनों मैचेस हमारे ही बीच में हुए। तो जो REW वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो गोपाल जीत गया विद हेल्प ऑफ इंडियन रेफरी। रेफरी इंडियन ही था, तो उसने उसकी हेल्प करी। सुशांत शर्मा था रेफरी। फिर सेकंड मैच में was that part of the plan? तो REW वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो था वो एक्चुअली मैच उसके लिए होना था। तो ऑन द स्पॉट जब चीटिंग हुई तो मैंने आके क्या नाम है दोबारा वहाँ पर ही मैच अपना, क्योंकि टाइम हमारे पास था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे और ओपोनेंट्स नहीं आ सके। तो REW एशियन चैम्पियनशिप की क्राउनिंग भी होनी थी, तो नेपाल की ऑडियंस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। दे वांटेड टू सी अ रीमैच बिटवीन अस एंड दे वांटेड टू सी अ फेयर मैच।
तो फिर उसके बाद नेपाल की ऑडियंस की विश पे और फिर मैंने वहाँ पर जब रीमैच चैलेंज किया उसको, तो वहाँ की जो नेपाल, एक्चुअली द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस भागवती खाटका, हु वाज एक्चुअली अ फर्स्ट एवर नेपालीज वुमेन रेसलर and organized the first ever India versus Pakistan match under the banner of Nepal Women Wrestling Foundation. So after the demand of Nepalese audience, she restarted our match. This time it was not for REW World Heavyweight Championship. It was now for REW Asian Championship. So in that match, I requested them to change the referee, but referee Mr. Sushant Sharma make me clear that this time he will not cheat and he will make a fair decision. He shook my hands, and after that he promised that the match will be fair. Okay. In the match, in the end of the match, I again hit my finisher. My finisher, I call it blackout, but it's pedigree used by Triple H and WWE. Okay. I renamed it into blackout. So when I hit Gopal with blackout, again Sushant tried to use his dirty things. He counted 1. Fucking Sushant. He counted 2. After 2, he again put his hands on. Yeah. And after that, Nepalese audience start chanting Pakistan Zindabad. And Nepali people are saying go Pakistan, beat India, and they start नेपाली using, कह रहे थे? Exactly. Nepalese ने अपनी लैंग्वेज में उनको अब्यूजिंग स्टार्ट कर दी. तो उसके बाद मुझे पीछे से पब्लिक कर रही है. मैं उस वक्त परेशान हो गया, ने सर पकड़ा कि भाई अब क्या करूं, रेफरी भी सपोर्ट में नहीं है और रेफरी को अगर हम कुछ बोलते हैं तो रेसलिंग के रूल्स के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है. और डिस्क्वालिफिकेशन की विक्ट्री के बाद जो है उसमें हम एज अ चैम्पियन क्राउन नहीं होता. तो फिर बस मुझे पब्लिक ने चैंट करना शुरू किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, रेफरी को मारो, रेफरी को मारो. बस मेरा साइकोपैथ तो मैं था ही. मैंने फिर रेफरी को ही फिनिशर हिट किया अपना, जो कि पाकिस्तान में जितनी भी न्यूज़ कवरेजेस चली सब ने उस मोमेंट को, मतलब गोपाल से ज़्यादा ऐसा लग रहा था मेरा ओपोनेंट वो है. और होल पाकिस्तान लव्ड द मोमेंट आई हिट रेफरी. तो जब मैंने रेफरी को हिट किया, नेपाल की ऑडियंस भी खुश हुई. फिर गोपाल इतने में दोबारा उठ गया ने उसको फिर अपना फिनिशर हिट किया. तो जब मैंने फिनिशर हिट किया तो जो मिस भागवती खाटका यूनिका थी वो खुद रिंग में आई और उसने ख़ुद 3 काउंट किया और मुझे फर्स्ट REW एशियन चैम्पियन क्राउन कर दिया. उस टाइम नेपाल में, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था. मुझे उस वक्त ये लगा था कि नेपाल का टूर जो है मेरा पहले भी एक दफ़ा कैंसिल हो गया था, क्योंकि नेपाल और पाकिस्तान में ऐसा कोई गुड टर्म्स है नहीं, लेकिन इंडिया और नेपाल के टर्म्स ऐसे हैं कि उनको पासपोर्ट भी नहीं लगता. और रिसेंट आई थिंक कोई 1 या 2 साल पहले रिटायर्ड पाकिस्तानी मेजर के साथ जो है रॉ का कुछ इशू हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कोई पाकिस्तान से नेपाल नहीं जाने दे रहा था. तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे घबराया हुआ था. लेकिन मैं थोड़ा सा ना, मतलब ऑन द स्पॉट व्हेन दे चैंटेड पाकिस्तान जिंदाबाद, तो थोड़ा सा इन रिंगी मेरे आंसू आना शुरू हुए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं एक हिंदू कंट्री में, वो भी नेपाल जो कि इंडिया का इतना फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ पे मेरी फ़ैन फॉलोइंग बनेगी एज़ कम्पेयर टू अनदर इंडियन रेसलर जो कि उनका फेलो कंट्री था. तो ये मेरी पहली तो खैर नहीं, पहली तो पाकिस्तान में अचीवमेंट थी, लेकिन ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उस वक्त तुम हील ही थे? No, I was it was a double turn. I started as a heel and during the match you were started exactly, off as I started baby as a face heel. हो गए थे. Yes, according to the chanting of audience. Actually I don't know what kind of Stone Cold वाली कहानी हो गई है तुम्हारे मेरे साथ. पाकिस्तान में ये इशू रहा. पाकिस्तान में ही मैं जब भी हील प्ले करता हूँ, पब्लिक से मुझे अच्छा रिस्पांस आता है और अकॉर्डिंग टू द kayfabe I had to turn into all of a sudden I always have to turn from heel to face. देखो रेसलिंग में, स्पेशली एंटरटेनमेंट रेसलिंग में बहुत कम होता है जो हील होते हैं वो हील ही रहते हैं और जो बेबी फेस होते हैं वो बेबी फेस रहते हैं. बहुत कम होता है कि वो दे स्टिक टू इट. यूजुअली होता क्या है, ओके नाउ यूर हील, few months down the road now you're a baby face. Exactly. Baby face, heel, baby face चलता रहता है. पर एक स्टिग्मा तो लग जाता है कि भाई ये जो है, जैसे कि $1 million man, he's never been a baby face. He's never been a baby face. Exactly. So
what made you just be a heel? You what just drove you to the point? And how do you maintain that? एक्चुअली बोर नहीं रहते एक चीज करते हुए? नहीं, मैं तो बोर नहीं होता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं इवन मैं ऑडियंस को एब्यूज़ भी कर देता हूँ. आई यूज़ टू टॉन्ट देम, गंदे गंदे इशारे भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे उसके बाद मैं ये नहीं समझ में आता कि फैंस से मुझे पॉजिटिव रिएक्शन क्यों आ जाता. मैंने जब इंडियन को हराया तो पाकिस्तानी ऑडियंस और माय जुडिशल मेंबर्स एवरी they all called me that you're a hero of Pakistan. I remind them I'm not hero of Pakistan. I'm an anti-hero person. I have killed more. I have defeated more heroes of Pakistan as well, like Jordan, Mustafa Ali Khan, and many more. I have defeated the hero of India. So don't call me hero. Call me anti-hero. हील करना मैं तो बोर नहीं, और हील करना सबसे एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि मेरा तो पहली, वो कहते हैं ना लव एज फर्स्ट साइट, तो मेरा जो पहला जो, और फिर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो मैंने देखा ही पहले शॉन मैगल को था और मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब, और आई डिडंट सिलेक्टेड ब्रैड हार्ट, आई फॉलोड शॉन माइकल्स. अच्छा, शॉन माइकल्स के साथ भी एग्जैक्टली यही कहानी थी. व्हेन एवर ही टर्न हील, ही ऑलवेज गॉट सिंपैथी फ्रॉम ऑडियंस. पब्लिक से उसको हमेशा पॉजिटिव ही रिएक्शन मिलता था, और पब्लिक ने उसको हमेशा जो है शॉन माइकल को, वो कितना भी हील क्यों ना हो जाए, पब्लिक उसको हमेशा जीतना ही देखना चाहती थी. तो मेरे साथ भी मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, जबकि मेरे इन रिंग पर्सोना है शॉन माइकल से बहुत हट के है. व्हेन एवर माई कैरेक्टर वॉज गेटिंग डिज़ाइन by the person who designed Kovu Brandon. Actually, Kovu Brandon was the name I chose at the age of 3. Kovu Brandon, I was gonna ask you कि तुमने ये नाम कहाँ से select किया Kovu Brandon? Like मुझे मुस्तफ़ा ने बताया कि यार I need to speak to Kovu about for your podcast. मैंने बोला यार ये पाकिस्तान में ही है, because I don't want to do a remote podcast right now. It's like नहीं अपना बंदा है. So yeah, how did you get that? Actually, I was the big fan of the Disney series. You may heard about, or maybe you also loved that movie, The Lion King. Yeah. The Lion King. I was the exactly. I always loved heels. Scar. I was the big fan of Scar. But when The Lion King 1 was released, I was very young. I think I was born in 1994. And Lion King also released in 1994. So I don't adopted the name of Scar. But when I watched The Lion King 2, the son of Scar was named Kovu. Achha. Kovu is the African name of, it means Scar, but in different language. I loved his character. He was actually a villain lion, and turned into face as well. So I liked his character from that day. I choose whenever I'll be a wrestler, I'll name myself as Kovu. और ब्रैंडन कहाँ से है? Brandon, I always called myself King. Actually मेरा जो रियल नेम था, 2 नाम मेरे जो है पेरेंट्स ने रखे थे. तो Badsha was my another name which was not chosen by my parents. Badsha was chosen by my grandfather. तो बिलाल नेम जो था मेरा वो NIC में गया. I don't know who Bilal is. I just know Kovu Brandon. Okay. Badsha was my name, and I wanted to use Badsha, but Badsha was a very common name. I searched a lot. What is the another word for Badsha? King was also very common word, and I don't want to be myself. I don't want to call myself with any common word. So Kovu was a very unique name. Whenever you will be searching Kovu, there will be only 2 names visible on the screen, and only me and the line from Kovu Brandon. So the Brandon was the only word which was also meant Badsha, king. So the name I chose, I used to call myself Kovu Brandon. Now it makes sense. Kovu means scar.
स्कार यानी चोट का निशान, Yeah, तकलीफ, yeah, exactly. एंड किंग. Right, So right, right. it makes sense So you're the with king of my the character. heels. You're the king of the Exactly, heels. exactly. Ah, so now you were going. Let's go back to the designing of the character. How does that process work? के character. I'm sure कि एक pool है talent का, जैसे तुम्हारे पास ना 8-10 लड़के हैं, तो वो character कैसे बनाते हो, किस तरह से बनता है? So for example, let's talk about you कि तुम्हारा character कैसे बना? एग्जैक्टली जब हमने इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी तो उस टाइम जो ओनर था तो उसने फिर हम लोग रिंग में प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं, मुस्तफ़ा, प्रिंस, हम तीन उस वक्त जो थे मेन रेसलर्स थे जो जिन्होंने स्टार्ट किया था ना. चौथा जो था वो ओनली ट्रेनिंग कराता था और क्या नाम है देखता था और कैरेक्टर हमारा डिज़ाइन करता था. तो वी वर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मूव्स. At that time, I was the big fan because Shawn Michaels was retired. And in active wrestlers, I was the biggest fan of Dean Ambrose because I always wanted to do a psychopath type of character, lunatic type of character. So Dean Ambrose was the lunatic character. I was, funny thing you brought the name Dean Ambrose. मैं तुम्हारी wrestling कल देख रहा था एक. मैंने बोला, this guy looks, this guy fights, this guy carries himself like Dean Ambrose. तो मैंने काफ़ी similarities देखी. मैंने बोला कि यार this is so similar to Dean Ambrose. Is that where you get your inspiration from? Yes, you can saw different wrestlers in my fight. Whenever I'm entering inside the ring, you will be thinking about CM Punk or Razor Ramon. Whenever I'm using my moves and finisher, you'll say that, and my catchphrases as well. You'll say no, he's not CM Punk. I think he's trying to portray Triple H. Sorry. But my character was I told you about lunatic. I was trying to be like Dean Ambrose, and right now he's named John Moxley, and I'm planning a unsanctioned match with him because I think. Are you really? Exactly. Soon it will be happening in Pakistan. Wow. So, mashallah, you're just gunning for it, huh? Exactly. REW is in touch with AEW, and let me tell you about another partner company of REW. It's also in USA. It's Loco Wrestling, run by Reggie Jackson. Loco Wrestling, is that Spanish Mexican wrestling or something? Exactly. Is that what it is? नाम से ही पता चल गया था. Loco Wrestling. Okay, so so ये आपके partners किस तरह से, like, how does that work? Partnership कैसे आप लोगों की चलती है, जैसे आप बता रहे हैं? Actually, they're marketing REW in US, and we're marketing Loco Wrestling in Pakistan. Even we have got 3 active championships right now. REW Asian Championship, which is so what in is Pakistan. What is this? This is REW Asian Championship. It is in Pakistan right now. And that's you are. I am the Asian champion. Wow. And the other the main championship is always as the world title is always the main championship of the company. So Gopal Sharma is now REW World Heavyweight Champion, and that championship is in India right now. Yeah, so we got to bring that championship home, buddy. Exactly. So you're gonna go for it? No, maybe I will go for it. We will be having a Royal Rumble soon, and the winner of that Rumble will be fighting Gopal Sharma in another match in Nepal. Yeah. Because Nepal is now the place of REW, where every India versus Pakistan matches will be happening. तुम्हारे जैसे कितने lunatics हैं अभी यहाँ पे पाकिस्तान में? Lunatic character, आपका character तो exactly. नहीं, when I say lunatics, I mean wrestlers. I mean wrestlers under your banner, or like how much talent that we have. Established characters की अगर बात करें, वैसे तो जो सीखने के लिए आए हैं वो तो तकरीबन 50 wrestlers तो आ चुके हैं अभी तक ना पाकिस्तान में. लेकिन जो established characters की मैं बात करूँगा तो limited characters हैं, जिसमें से एक मैं खुद हूँ और मुस्तफ़ा अली खान एक्स-मैक, ही इज़ established character. फिर उसके बाद आ जाता है राजा नवीद जो है कि मेरा टैग टीम पार्टनर है. फैक्शन मेंबर है मेरा इन DEX. एक ये established कैरेक्टर है. I told about him that he has defeated he is not defeated, but he fought with Sammy Guevara, but he's defeated JTG of Crime Time. Okay. फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एक established कैरेक्टर है जॉर्डन.
जॉर्डन रेसलर हमारा पाकिस्तानी है, उसने पाकिस्तान में लैडर मैच विन किया और राइनो जैसे कैरेक्टर को हराया था. तो राइनो, आई थिंक यू नो राइनो, तो ही डिफीटेड वन ऑफ द राइनो वो जो ECW का होता था पहले. एग्जैक्टली. So is he still wrestling? He is still a wrestler. Okay. So Jordan is also an established character. We have got Max Mughals, a wrestler from Sialkot. He also have learned wrestling from UK. I don't remember the promotion where he learned from, but he was also one of those lunatics you were talking about. In 2011, Max Mughals went to UK to learn wrestling and start to bring revolution of wrestling in Pakistan, but he failed to find anyone like him. But from 2018 he also met us on social media, and right now he is one of the executives of REW. And he is also responsible for the international partnership with local wrestling and other international companies. AEW is in touch with us because of Max Mughals. मुझे जो तुमसे बात पूछनी है वो ये है कि वहाँ पे US वगैरह में तो स्ट्रक्चर है कि अगर if there's somebody like you who inspires to be a wrestler, there are academies, there are schools जहाँ पे सिखाए जाते हैं, पुराने wrestlers होते हैं वो सिखाते हैं. तुमने जब ये पैशन किया था, जो तुमने तीन साल की उम्र में तुम जो लेके बैठे हुए उस चीज़ को, ख्वाब को लेके, यहाँ पे तो कोई एकेडमी नहीं, कोई इस तरह का कोई कल्चर नहीं. This was all self-taught later on? How did it... Yes, in start we took a self-start, but when we reached that level, we invited international wrestlers here for the event. When they were staying here in Pakistan, they taught us a lot. जैसे कि हमने भाई वीडियोस के थ्रू अगर स्टार्ट में सीखा, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसे नहीं, ये मूव इस तरह करते हैं, इसको इस तरह करते हैं, तो उनसे काफ़ी सीखा. फिर मैक्स मुगल्स ने हमें जब ज्वाइन किया, तो मैक्स मुगल्स वाज द वन हु लर्न प्रो रेसलिंग फ्रॉम UK. तो उसने हमें काफ़ी, जो कराची में हमने सेल्फ स्टार्ट किया था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सही कराई. फिर नेपाल गया. नेपाल में आई मेट वन ऑफ द WCW लेजेंड्स, हिमालयन टाइगर. He taught me a lot. I also learned a lot of things from Gopal Sharma, because he was the student of Great Khali, and he learned from Peter Smith and an African wrestler, Chukwuma Okai. So I've learned from different multiple wrestlers. तो अभी यहाँ पे कौन है, कोई है अभी यहाँ पे? आप ही सिखा रहे हो? मैं सिखा रहा हूँ, जॉर्डन सिखाता है, राजा नवीद सिखाता है, मैक्स मुगल्स है. तो REW के अंदर एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स हैं जो प्रो रेसलिंग सिखाता है. मैं जैसे बता रहा था पॉडकास्ट से पहले, मैं ब्रेट हार्ट और ओवन हार्ट की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एंड उनके तो बाप सिखाते थे बेसमेंट में. एग्जैक्टली. उनकी तो अभी भी एक उनके नाम से एक रेसलिंग इंडस्ट्री चल रही है. मेरी कल ही बात हुई एक्चुअली. वी आर प्लानिंग एनदर. इट वाज स्टैम्पीड रेसलिंग. आई डोंट नो, वो स्टू हार्ट ने शुरू की थी स्टैम्पीड. एग्जैक्टली. आई डोंट नो व्हाट इट इज. अब तो स्टू हार्ट तो चले गया, अब तो ब्रेट हार्ट भी इतना बूढ़ा हो गया बेचारा. ब्रेट हार्ट भी एग्जैक्टली बूढ़ा हो गया. अभी इनके बच्चे भी तकरीबन आधी उम्र उनकी भी गुजर गई. दे आर मोर ओल्डर देन 35, आई थिंक. I think one of the tragedies was also in the Hart family is considered as the Kennedys. जैसे politicians in America में, Hart family is probably the biggest in the name of wrestling. No, Hart family is not the biggest name in pro wrestling. No. Who is? I think Samoan family is the biggest name in the pro wrestling, because everyone knows about The Rock, who's now more famous as Dwayne Johnson. Rock जो था, उसका तकरीबन उसका जो ग्रैंडफादर, he was also a big name of the industry after his High Chief Peter Maivia. Yeah. After High Chief Peter Maivia, Rocky Johnson was not a Samoan, but he married a Samoan female. I think Peter की बेटी थी. Peter की बेटी, exactly. High Chief Peter Maivia. Yeah. Ata Maivia was her name. Yeah. The mother of Rock. After marrying Ata Maivia,
Rocky Johnson, who also became Samoan family member. Then after the birth of the Rock, Rock was not his name. He chose half name of his father and half name of his grandfather. Rocky from his father and Johnson from Maivia. Maivia from his grandfather. He called himself Rocky Maivia. I think you're absolutely right. मुझे याद है Fatu, Siko, Fatu was Rikishi. Exactly. So yeah, you're absolutely right. अभी उनका generation में Roman Reigns and the Usos. And I think इनकी एक cousin भी एक Nia Jax and Tamina. Both females right now. You're absolutely right. Samoans have dominated this. Hart family was a big name. Yeah. But I think from after the Montreal Screwjob, no one of any Hart have received a major push in WWE. Bret Hart was the only Hart who received a major push. Even Stu Hart have never been the world champion. Samoan family is the only family. But right now, I think the family of Rey Mysterio is having a very biggest push. Really? Exactly. Rey Mysterio? Exactly. His kids are now in fighting? His kids are now in professional wrestling. I don't think Dominic Mysterio खुद इतना बच्चा लगता था यार. लेकिन उसका बेटा उससे भी हाइट में लंबा है. लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको एकदम से इतना मतलब हैवी पुश मिला. Even Rock ने इतना heavy push start में नहीं लिया था. Even Samoans, every Samoan never have got this kind of major push in the very beginning of their career. Rey Mysterio का बेटा डोमिनिक मिस्टीरियो उसने स्टार्ट किया और उसका डेब्यू डायरेक्ट हुआ अगेंस्ट सेथ रॉलिंस. तो उसका बेटा WWE में आ गया. उसका बेटा WWE में आ गया. फिर उसके बाद पूरा ये 2020 का जो पूरा ईयर गुजरा है, डोमिनिक मिस्टीरियो का फ्यूड चला है सेथ रॉलिंस से, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेम था. तो ऐसा पुश मैं समझता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं मिला होगा आज तक कि एक डायरेक्ट एक बड़े रेसलर के साथ जो है आपका स्टार्ट हो जाए. मतलब ये भी नहीं कि आपने, क्योंकि जितने इवन रॉक की बेटी रेसलिंग सीख रही है वो डायरेक्ट इतने बड़े उस पर नहीं है. और जब भी कोई न्यू रेसलर आता है वो एक डेवलपमेंटल टेरिटरी डब्ल्यू की ज्वाइन करता है. लाइक इन पास्ट इट वाज FCW फ्लोरिडा चैम्पियनशिप रेसलिंग एंड राइट नाउ दे आर यूजिंग NXT. तो पहले NXT में वो फाइट करते हैं, उसके बाद NXT is like the development league. Exactly. Okay. After coming from NXT, they joined the main roster, either Raw or SmackDown. But Dominic, the son of Rey Mysterio, directly debuted against Seth Rollins. फिर उसके बाद Rollins का एक फैक्शन में मेंबर था बडी मर्फी. तो अब उसकी बेटी का डायरेक्ट जो अफेयर ऑन स्क्रीन स्टार्ट हुआ वो हुआ रे मिस्टीरियो की बेटी के साथ. उसकी बेटी भी रेसलर बन गई है? बेटी रेसलिंग तो स्टार्ट नहीं की, लेकिन अभी ऑन स्क्रीन अपीयरेंस आना शुरू हो गई. और नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि रे मिस्टीरियो की फैमिली को, हालांकि छोटी सी फैमिली है, अभी रे मिस्टीरियो के जो पिछली जनरेशन थी वो तो 80s में होती थी, क्योंकि रे मिस्टीरियो के फादर खुद रे मिस्टीरियो सीनियर थे और ये रे मिस्टीरियो आई हैड नो आइडिया इसके फादर भी रेसलर थे. एग्जैक्टली. इसके फादर और चाचा वो दे ऑल वर रे मिस्टीरियो. व्हेन रे मिस्टीरियो डेब्यूड ही वाज कॉल्ड रे मिस्टीरियो जूनियर. रे मिस्टीरियो 1990 में WCW ज्वाइन किया था. अब इसकी जनरेशन जो अपकमिंग थी उसमें इसके बच्चे थे, तो डायरेक्ट उनका जो है मेन रोस्टर में डेब्यू हुआ. तो मैं समझता हूँ ऐसा पुश तो कभी समोन फैमिली में भी नहीं मिला होगा. Yeah, you're absolutely right. I think the Hart family were since they had a history of wrestling because of their father, and their father was a big mentor in the industry. Jericho वगैरह को सिखाया उसने, और I think Kurt Hennig. Actually, Hart family was not the biggest family, but it was biggest for Canadians. Yes, exactly. You're right. It was biggest for Canadians because still right now. There's no wrestling business in Canada. There's only one wrestler, retired wrestler, who's teaching professional wrestling in there, is Lance Storm. So there was the Canadians were represented by the Hart family, and I think I think let's just not say Canadians. I think there was Hart family. There was the Samoans, who have a big heritage. Exactly. Of Samoans wrestling. are the biggest. And the Luchas, the Luchadors.
There are a lot of luchas. Every Mexican, actually, luchas are the Mexican name of wrestler. Yeah. So luchas It's are pretty big. That's all. yeah, but it's not the one single family. Every Mexican are and masked wrestler are representing luchas. What is the story with the mask? के इनकी जो मास्क होता है उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं रेसलर्स के. Exactly. They don't and they expect कि इनके मास्क की रिस्पेक्ट किए जाए. They don't कि इनके मास्क ना निकालें. इनकी कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ आइडिया है? ये तो लूचास का एक तो कैरेक्टर, जस्ट लाइक इफ यू रिमेम्बर केन, उसका जब डेब्यू हुआ तो वो बोलता भी नहीं था. आहिस्ता आहिस्ता उसका कैरेक्टर में आवाज़ आई. वो फिर आई थिंक माइक यूज़ करता था. तो जब उसने फर्स्ट टाइम उसने कोई वर्ड यूज़ किया था अगेंस्ट स्टोन कोल्ड, ही सेड दैट इफ़ आई डिडंट विन WWE चैम्पियनशिप, sorry, that time it was WWF championship in 1998, King of the Ring. It was a first blood match against Stone Cold. Kane's first word was, if I didn't win WWF championship, I will set myself on fire. And you will never recognize his voice. If we compare his voice of right now and that time, he was using a mic in his mouthpiece, anything else in his mask. फिर उसके बाद केन के कैरेक्टर को फिर फ़नी करते गया, मतलब एक मॉन्स्टर कैरेक्टर से फिर उसकी तरफ है. फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर टाइम गुजरता गया. फिर उसने प्रोमो कट भी करना स्टार्ट किया. फिर इन दी एंड इन 2003 उसने फिर मास्क उतार दिया अपना. फिर इस तरह जो है ये, अच्छा, इसका केन का लूचास से कोई वो ताल्लुक नहीं था. इट वाज अ केफेब और हिज कैरेक्टर ओनली ना. जो लूचास का मास्क का होता है वो तो एक अपनी जो जनरेशन है, क्योंकि लूचाज जो हैं वो रिप्रेजेंट ही मास्क से होते हैं, तो वो अपने आप को एज अ लूचा शो करने के लिए वो मास्क यूज़ करते हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग द लूचाडोर्स. आई रिमेंबर ग्रोइंग अप, दिस इज बिफोर योर टाइम, 80s में एक रेसलर होता था विल मास्करस. एग्जैक्टली. नाम सुना है? एग्जैक्टली. मेरे फादर को बहुत पसंद था. आई थिंक ही वाज द फादर ऑफ एल्बर्टो डेल रियो. He was the father of Alberto Del Rio. Really? Alberto is the son of... Alberto was also a lucha. Alberto I know Alberto is wear... Mexican, but I did not know he was father of... he was the son of Will Mascaras. Yeah, exactly. He's son of him. I'm not confirmed, but Mascaras is the last name of Alberto as well. He used this name. Because Will started the whole high-flying lucha culture in WWE. वो तो मेक्सिको में तो लोग करते ही हुए आ रहे थे. Exactly. But मुझे याद है कि Will Mascaras back in the 80s, and I remember when I was a kid, my father, you know who's the biggest fan of wrestling in my home? Who? My mother. Oh, that's nice. My mother could easily do this podcast with you. Okay, right. She knows so much about wrestling. अभी मैं बता रहा था, अम्मी wrestler आ रहा है. Even उससे बोलना मुझसे आके मिले जरा. अरे मेरी तो पाकिस्तान में फ्रेंड्स ही नहीं थे इतने. क्योंकि फ्रेंडशिप कैसे होती है भाई, गपशप से होती है. अब गपशप किस चीज़ से रिलेटेड हो. अब मैं किसी के साथ बैठूं तो कोई या तो बॉलीवुड की मूवीज़ की बात करेगा, या तो कोई हॉलीवुड की मूवीज़ के ऊपर बात कर रहा होगा, या फिर वो हमारे बचपन के टाइम तो भाई स्टार प्लस तो कुछ ज़्यादा ही हाइप पे होता था. तो यही डिस्कशन चलती थी कि यार सोनपुर ही आ रहा है या शाकाला का बूम, ये बातें होती थी. अब मैं किससे बात करूँ, मैं तो देखता ही सिर्फ रेसलिंग था. रेसलिंग उस टाइम पे पाकिस्तान में इतनी नहीं देखी जाती थी, क्योंकि इसका आई थिंक थोड़ा सा जो व्यूअरशिप पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है आई थिंक 2006 के बाद से, जॉन सीना का जब से दौर स्टार्ट हुआ, तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप यहाँ पे इसकी हो गई. हाँ, बिकॉज मैं जब स्कूल में था, जब तुम बहुत छोटे थे. एग्जैक्टली. जब रॉकी मायाविया आया था, मुझे याद है 1996 सर्वाइवर सीरीज. 96 में जब रॉकी आया था, उस टाइम से कुछ ज़्यादा क्रेज़ हो गया एकदम से मार्केट में ना. उस वक्त मुझे याद है प्ले स्टेशन नया आया था, उसमें रेसलिंग आई थी, बच्चों ने खेलना शुरू किया था. सो द mid-90s I would say was the start, and it was a huge start of wrestling in Pakistan. It was a huge start of professional wrestling because it was the birth of Attitude Era. From late 1997 to 2002. What a great era that was. It is considered as the peak time of professional wrestling. Even every wrestler saying that, always say that
uh, the time like Attitude Era will never came back. If you remember, it was the time of Monday Night Wars as well. The war started between WCW, Monday Night Raw. तुम तो देखते थे ना उस टाइम पे? Exactly. तो मुझे एक बात बताओ, were you team Raw or were you team Nitro? I was always the biggest fan of Shawn Michaels. There you go. So I go with Team Raw, but I like the literally the storylines and the build up of NWO and WCW was much better than WWE. Really? Exactly. अच्छा, मेरे साथ ये था कि since I was growing up watching WWF and then WWE जो हो गया, I was very loyal ना, कि मतलब WCW आती थी ना टीवी पे, मैं देखता ही नहीं था, just out of okay, no, I'm a WWF fan, man. Raw is my wrestling. ये I don't believe these guys. These are has-beens. WCW की जो बुराई जो थी ना, वो एक्चुअली जो रेसलिंग इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन था, जो रेसलर्स के उसने काफ़ी कैरियर ख़राब किए और अच्छी कंपनीज जो तबाह हुई हैं ना, वो था हल्क हॉगन. Really? Hulk Hogan was the disaster of professional wrestling. Wow. You know, surprisingly, you brought that up, and मुझे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता नहीं. और funny thing is, before doing this podcast, मैं ऑफिस से जब ड्राइव करके आया था, I was actually listening to Hogan's podcast with Steve Austin. But मैंने कई wrestlers से सुना है कि Hogan was never liked in the locker room. Exactly. Why? Hogan thinks that इसमें हकीकत भी है. हॉगन एक बड़ा नाम था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस ज़माने में हॉगन था उस टाइम रेसलिंग में टेक्निक्स बहुत कम थी. इफ़ यू वॉच प्रोफेशनल रेसलिंग मैचेस ऑफ हॉगन, या आप अभी के किसी इस जनरेशन के रेसलर से पूछें तो वो तो गोल्डबर्ग को भी कहते हैं कि ही इज़ अनट्रेन्ड. गोल्डबर्ग ने ब्रेट हार्ट का जो कैरियर है वो ख़त्म हुआ है, वो गोल्डबर्ग की वजह से हुआ था. Really? गोल्डबर्ग की एक किक लगी थी उसको, एक 98 में मैच हुआ था, तो उसमें ब्रेट हार्ट की जो नेक थी वो डैमेज हो गई थी. तो अक्सर मतलब रेसलर्स अभी जिस जनरेशन में कहते हैं तो गोल्डबर्ग को भी कहते हैं. तो हॉगन तो 1970s से था. हॉगन ने आई थिंक डेब्यू किया था, ईयर तो मुझे याद नहीं, आई थिंक 71 और 72, और उसका नेम था टेरी द हल्क बोल्डर. टेरी द हल्क बोल्डर के नाम से उसने डेब्यू किया था. और वो कैरेक्टर जो हॉगन बाद में करने लगा, एक रेसलर उस टाइम था सुपरस्टार बिली ग्राम, उसका था इस तरह कैरेक्टर. भाई बड़ी बड़ी मूछें थी और क्या नाम है, येलो बाल थे. जो उस टाइम पे जब सुपरस्टार बिली ग्राम ने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ी, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते रहते थे, तो एक ऐसा टाइम आया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ओनली 6 to 7 रेसलर्स रह गया था. तो बिली ग्राम छोड़ के चले गया था बैड टर्म्स में कंपनी के साथ. फिर इन्होंने वो कैरेक्टर जो था, सेम कैरेक्टर जो है वो, फिर इन्होंने टेरी द हल्क बोल्डर का नाम रीनेम किया और उसको हल्क हॉगन बनाया. जब वो हल्क हॉगन बना तो उसके बाद से उसने वही सुपरस्टार बिली ग्राम का कैरेक्टर करना स्टार्ट किया. और उसके बाद प्रोफेशनल रेसलिंग में ओनली एक वो नाम था जो बहुत ज़्यादा, जिस तरह बीच में स्टोन कोल्ड का नाम चला, फिर उसके बाद जॉन सीना का चला. जॉन सीना भी 14 ईयर्स चला. हॉगन फिर 70s के एंड्स, आई थिंक 78 या 81 इस तरह के स्टार्ट से जो है, फिर उसका नाम जो ग्रो होता गया, फिर उसके जो रिलेशंस बन गया. उस टाइम आई थिंक AWA होती थी, NWA होती थी, और WWF हो गई थी उस वक्त. तो हॉगन का उस वक्त नाम बन गया था. तो उसकी सब कंपनीज की फिर एक वो होती है ना डिमांड करना. तो हॉगन अपने मुंह से डिमांड करता है कि भाई आई विल विन दिस मैच, एल्स आई विल नॉट प्ले दिस मैच, आई विल नॉट प्लेइंग दिस स्टोरी लाइन. तो उसने इसके बाद WWE ने जब उसको पहली बार डिनाई किया तो उसने WWE छोड़ दी. उसने पहली बार जो WWE छोड़ी थी वो छोड़ी थी 1991 में, जिस 91 या 1990 था. तो उसने अल्टीमेट वॉरियर के अगेंस्ट वर्क किया था, जिसमें अल्टीमेट वॉरियर जो था, अल्टीमेट वॉरियर जीत गया था उससे, वो भी क्लीन. अल्टीमेट वॉरियर से क्लीन जीत गया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर हॉगन ने बाद में बोला कि भाई आई एम लिविंग नाउ. फिर उसके बाद फिर इस तरह की स्टोरी लाइन्स उसने एक आध करी थी कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट था ब्रेट हार्ट वर्सेस योकोजुना. WWE was going to make Bret Hart the winner of the match, but Bret Hart lost to Yokozuna after the end of the match.
योकोजुना स्टार्ट असॉल्टिंग ब्रेट हार्ट. तो इन द मिडल ऑफ द स्टोरी लाइन, बीच में ही जो है मतलब कुछ लेना देना नहीं, बीच में हॉगन साहब आ जाते हैं भाई. और वो बचाने के लिए आ गया हीरो बन के, और वो उसी वक्त पे योकोजुना को खड़े खड़े चैलेंज कर दिया. और विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली योकोजुना जैसे इतने हैवी रेसलर को हरा भी दिया. और मतलब स्टोरी लाइन से बिल्कुल आखिर में. Was it to take away the limelight from Bret Hart or something, or was that what it was? Exactly. He don't think Bret Hart is able to win the to carry the company. To carry the company, exactly. जबकि Bret Hart was the character. I have never been the fan of Bret Hart, but in reality Bret Hart was the name who make his name. मतलब इसने अपने पेरेंट्स के से ज़्यादा नाम भी बनाया, और पब्लिक सपोर्ट इसको अपनी मेहनत से मिला. इसका कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं. जबकि ब्रेट हार्ट ने एक तो ये हॉगन, फिर हॉगन के बाद जो दूसरा जो रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट पॉलिटिशियन था शॉन माइकल. तो शॉन माइकल और हॉगन जैसों के बीच में ब्रेट हार्ट जैसे रेसलर जो थे वो पिस गया. तो ब्रेट हार्ट खैर अपने दौर में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो बैड टाइम स्टार्ट हुआ था 1991 से लेकर 1996 तक, जो न्यू जनरेशन एरा आया था, 1990 में विंस मैकमैन के ऊपर एक केस हो गया था ड्रग्स से रिलेटेड, जिसके अंदर विंस मैकमैन के ऊपर जो मेडिकल एसोसिएशन पीछे पड़ गई थी उनकी कि भाई आपके रेसलर्स जो हैं स्टेरॉयड यूज़ करते हैं. तो विंस मैकमैन ने उसके बाद जो है ना उसने फिर लाइट रेसलर्स को मौका देना स्टार्ट किया. अगर आपको याद हो 1990s तक जो था सारे हैवी रेसलर्स होते थे. अल्टीमेट वॉरियर, हल्क हॉगन, डेवी बॉय स्मिथ. फिर 1990 से जो आए थे लाइट रेसलर्स स्टार्ट हुए, जिसके अंदर हमारा शॉन माइकल्स आया, ब्रेट हार्ट आया. उस टाइम जो है इसने विंस मैकमैन ने लाइट रेसलर्स को मौका दिया, क्योंकि फिर ताकि उसके ऊपर से ये नाम हटे कि भाई ओनली स्टेरॉयड यूज़र्स हैं यहाँ पर. फिर जो उसके बाद वो केस में जो उलझा हुआ था विंस मैकमैन, 1991 से लेकर जो 1996 का टाइम था, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास स्टार पावर काफ़ी कम हुई. आप उस वक्त के अगर मेन इवेंट्स देखें तो गाइज लाइक मेबिल, और या उस टाइम के तो शायद कैरेक्टर्स याद भी ना हो, तो सेवियो वेगा और पता नहीं किस तरह के रेसलर्स का डेब्यूज ड्यूरेशन में हुआ था. टटांका, मुझे याद है टटांका. आई लाइक टटांका. तो उस वक्त के रेसलर्स काफ़ी सारों को याद नहीं है 1991 से लेके 1997 तक के. लेक्स लूगर भी तो आया था. लेक्स लूगर, बिल्कुल. लेक्स लूगर जब इसने हॉगन ने छोड़ दिया था, तो लेक्स लूगर वाज द सेकंड क्रिएशन लाइक हॉगन. बट बात वही है, सेकंड कॉपी इज अ सेकंड कॉपी. पर तो लेक्स लूगर उस लेवल पर नहीं पहुंच सका. उसको हल्क हॉगन ही बनाने की कोशिश करी थी. और जो हल्क हॉगन ने फिर 93 में WCW ज्वाइन करी थी ना, वो इसीलिए ज्वाइन करी थी कि उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दी थी, और वहाँ पर भी उसने WCW का भी बेड़ा गर्क करना स्टार्ट किया. WCW के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, एक तो हल्क हॉगन की डिमांड्स, और विंस रूसो. जब से विंस रूसो प्रेसिडेंट बना WCW का, तो जो 2000 से 2001 का टाइम था, इट वाज अ बिगेस्ट डिजास्टर ईयर्स ऑफ WCW. 2001 में तो वो बिकी गई थी बिकॉज ऑफ विंस रूसो एंड हल्क हॉगन. अब वर्ल्ड टाइटल जो होता है वो कंपनी का मेन टाइटल होता, और उसका हम मजाक नहीं बना सकते. और WCW में क्या होने लगा, हर वक्त चैम्पियनशिप स्ट्रिप कर दी जाती कि यार विंस रूसो ने टाइटल स्ट्रिप कर दिया, फिर स्ट्रिप करके कोई बिला वजह का बंदा जीत जाता, फिर स्ट्रिप हो जाती, टाइटल विकेट हो जाती, और हर थोड़ी देर बाद जो विनर होता हल्क हॉगन होता. वो क्या होता भाई, हल्क हॉगन ने मैच किस तरह जीतना है भाई, रेसलर के साथ वो मैच किया, रेसलर को उसने उंगली लगाई है, रेसलर लेट गया, लेटने के बाद जो है हॉगन ने उसको पिन कर दिया और चैंपियनशिप जीत गया. और मेन इवेंट, अब उस वक्त की ऑडियंस WCW में थी, वो अक्सर टमाटर, अंडे, फिर जो कैंस सारा ट्रैश फेंकना स्टार्ट कर देती. फिर मतलब मेन इवेंट देखने के लिए तो क्या नाम है वो इतने टिकट खरीदती है, पैसे देती है, और पब्लिक वो आती है. अब मेन इवेंट ही आपका इतना मतलब ख़राब हो जाए, हॉगन को भाई चैंपियन बनना, फिर उसके बाद कुछ मैचेस ऐसे होते कि भाई जो दूसरा रेसलर कहता है आपने हॉगन से हारना है, सॉरी उस प्रेसिडेंट ने वो बोला, वो खुद से लेट गया, फिर हॉगन जीत गया. फिर उसके बाद कोई मूवी बनी रेडी टू रंबल, तो उसका जो फिल्म स्टार था, फिल्म एक्टर जो कि टोटली अनट्रेंड रेसलर था, क्या नाम था उसका, आई थिंक
रेसलर भी था कि नहीं था? रेसलर नहीं था। आई थिंक वो टॉम ग्रीन था, आई थिंक उसके। नो इट वाज नॉट टॉम ग्रीन, मुझे नाम उसका याद नहीं। डेविड आर्केट, डेविड आर्केट, सॉरी डेविड आर्केट, या डेविड आर्केट। कोर्टनी कॉक्स का मियां उस वक्त, या एग्जैक्टली, फ्रेंड्स वाली बंदी। एग्जैक्टली। उसके मतलब रेडी टू रंबल की मूवी के नेक्स्ट नाइट, जो मंडे नाइट्रो की जो वो एपिसोड थी, उसके अंदर एक टैग टीम मैच होता है बिटवीन DDP, डायमंड डेलिस पेज, एंड डेविड आर्केट, द टीम ऑफ देम वर्सेस आई डोंट रिमेंबर हु वर द ओपोनेंट्स, बट उसमें ये रूल था कि भाई जो विनिंग टीम होगी और जिसने पिन किया होगा वो चैम्पियन बनेगा। तो उसमें क्या होता है, द रेनिंग चैम्पियन वॉज डायमंड डेलिस पेज, बट समहाउ डेविड आर्केट पिन्ड द अदर ओपोनेंट टीम्स मेंबर एंड विंस द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो हाँ, उसमें जो ओपोनेंट था उसको गोल्डबर्ग की इंटरफेरेंस से गोल्डबर्ग ने आके कोई अपना स्पेयर मारा और डेविड आर्केट उसको पिन कर देता और चैम्पियन बन गया एक अनट्रेंड प्रोफेशनल एक्टर। सर्कस बन गया। तो रेसलिंग मतलब आपकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मजाक बन गया। फिर उसके बाद आपने क्या नाम है उसको विकेट कर दिया। फिर 2000 में बड़े बड़े नाम जो कंपनी के थे वो छोड़ के जाने लगे। लाइक कंप्लीट जो NWA वो छोड़ के चली गई, हॉगन छोड़ के चले गया। और आपको पता चलता है कि भाई आपके कुछ और रेसलर्स हैं लाइक एडी गरेरो, डीन मलेंको, पेरी सैटर्न एंड क्रिस बेनवा आर ऑल्सो गोइंग टू लीव फ्रॉम टुनाइट। तो उनको रोकने के लिए क्या करते हैं कि भाई अब मैच रखते हैं कि भाई टाइटल विकेट हो गई थी, तो अब मैच है किसके बीच में भाई, क्रिस बेनवा एंड सिड विशियस, हु वाज आल्सो नोन एज साइको सिड और सिड जस्टिस। तो क्रिस बेनवा को पता है कि भाई मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ, आज छोड़ के हम लोग कल से मतलब WWE में जा रहा हूँ। तो WCW ने क्या किया भाई, क्रिस बेनवा को चैम्पियन बना दिया। अब क्रिस बेनवा रोकने के लिए एग्जैक्टली क्रिस बेनवा उस टाइम समझ गया कि भाई ये एक और पॉलिटिकल इनकी वो है। तो क्रिस बेनवा ने उस टाइम फिर वो मना कर दिया, मतलब चैम्पियन तो बन गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नाइट थी टाइटल विकेट हुई और मतलब 2001 में तकरीबन 7 से 8 बार या इससे भी ज़्यादा दफ़ा जो है वर्ल्ड टाइटल विकेट होती रही है। तो क्रिस बेनवा ने, ये 2001 भी नहीं है, आई थिंक 2000 की बात है, तो क्रिस बेनवा ने वो टाइटल विकेट किया, एक दिन का वो WCW हैवीवेट चैम्पियन भी बना और फिर छोड़ के अगली नाइट जो रॉ थी या स्मैकडाउन थी, उसमें इन चारों ने फिर डेब्यू किया था रेडिकल्स। तो इस तरह जो है वहाँ पे कंटिन्यूसली मतलब WCW में पॉलिटिक्स होती रही, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न थी हॉगन। फिर हॉगन ने क्या किया भाई, आपको शायद याद हो 1995 में एक ड्रीम मैच होता है, सॉरी नॉट 1995, 2005। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट राइवलरी, द राइवलरी बिटवीन शॉन माइकल्स एंड हॉगन। अच्छा, देयर वाज, मैं उस वक्त मैं फॉलो नहीं कर रहा था शायद मैं 2005। ओके। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और शॉन माइकल वंस अगेन टर्न हील आफ्टर 1997। नाउ इन 2005 ही अगेन बिकम हील। अब होगन आ गया था उसमें WWF में। तो इनके 3 मैचेस होने थे। हाँ। तो मैचेस में एक्सचेंज होता, एक मैच हॉगन जीतता, एक मैच फिर शॉन माइकल जीतता, फिर शायद थर्ड फिर दोनों में से कोई एक जीत जाता, लेकिन हॉगन रिफ्यूज, मैं क्यों हारूं इससे, इसको देखो कितना कमजोर है ये। जबकि होगन भूल गया था कि वो कितना बुढ़ा हो गया। इट्स टाइम टू एग्जैक्टली लेट द यंग पीपल टेक ओवर। एग्जैक्टली। तो बल्कि इस मैटर में तो मैं रॉक या जॉन सीना जैसे रेसलर्स को अप्रिशिएट करूंगा। जॉन सीना को कुछ ज़्यादा, हालांकि आई एम नेवर बीन अ फैन ऑफ जॉन सीना, बट आई नीदर है, मेरे कभी पसंद नहीं आया फॉर सम बट ही अर्नड माय रिस्पेक्ट आफ्टर लीविंग द रेसलिंग। जब किसी रेसलर को न्यू बंदे को पुश मिलना होता तो जॉन सीना उसको उसके कैरेक्टर को भरी नहीं करता, जॉन सीना उसको चढ़ाता। अब बाकी उसके कैरेक्टर पर है कि पब्लिक उससे कितना रिलेट हो रही है। तो जॉन सीना ने रोमन रेंस जॉन सीना को हरा के फिर पासिंग ऑफ टॉर्च हुई। फिर केविन ओवंस नेक्सस का लीडर था, वेड बैरेट, रैंडी ऑर्टन, मल्टीपल रेसलर्स, एजे स्टाइल्स वाज ऑलरेडी बिगेस्ट नेम इन प्रोफेशनल रेसलिंग, बट जॉन सीना को हराना ज़रूरी था क्योंकि जॉन सीना जैसा नाम, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती। हाँ, जॉन सीना तो एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था, मतलब हॉगन से ज़्यादा जो नाम बना चुके थे ना उन रेसलर्स में, एक जॉन सीना आता और एक स्टोन कोल्ड आता। वो कहते हैं ना रेसलिंग में, टू बी द मैन यू गॉट टू बीट द मैन। एग्जैक्टली।
हाँ. तो जॉन सीना को मैं हॉगन से ज़्यादा एक अच्छा मतलब इस मैटर में बंदा समझूंगा कि वो उसने कैरेक्टर्स यंग टैलेंट को आगे बढ़ाया. इवन ही लॉस्ट टू डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, इवन ही लॉस्ट टू शिंस्के नाकामुरा. क्या कह रहे हो? Really? शिंस्के नाकामुरा एक नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है, जॉन सीना वर्सेस शिंस्के नाकामुरा. Is he still around, Shinsuke Nakamura? ही इज स्टिल इन WWE राइट नाउ, I बट kind of liked his character. मुझे इंटरेस्टिंग लगा था उसका कैरेक्टर. yes, he was exactly a interesting character, but WWE has pushed him down now. अच्छा. तो फिर वही डिस्कशन पे आते हैं. तो हॉगन ने उस टाइम फिर क्या किया, शॉन माइकल को बोला नो, आई कैंट लूज दिस मैच एंड आई विल नॉट वर्क फॉर 3 मैचेस विद हिम. मैं एक ही मैच इससे करूँगा और ये मुझसे हार जाएगा, बस कहानी ख़त्म. अब वो मैच अब आप देखें तो उस मैच को देख के साफ पता चल रहा है कि मतलब इट वॉज द फनीस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग. इससे ज़्यादा फ़नी मैच ना शायद कभी देखा होगा. और क्योंकि Hogan versus शॉन माइकल, इसको आप अगर यूट्यूब पे आप सर्च करें, एक बैटल ऑफ ईगोज़ लिखेंगे, इन बैटल ऑफ ईगोज़ इन प्रोफेशनल रेसलिंग. ये मैंने जैसा बताया, शॉन माइकल was also a biggest politician in the industry, and Hogan was the biggest politician in the history. तो अब दोनों बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस इंडस्ट्री के जब आपस में एक दूसरे क्या है, और दोनों विंस मैकमैन के फेवरेट्स, विंस मैकमैन दोनों की सुनता, तो उसमें शॉन माइकल को साइड लाइन करके हॉगन को विक्ट्री का उसमें जब वो हुआ, तो उस मैच में क्या होता है, शॉन माइकल ने कहा ओके, he don't want to lose to me because he thinks that I'm skinny or I'm not powerful like him. Okay. अब शॉन माइकल उस मैच में क्या करता है भाई, एक पंच पड़ता है शॉन माइकल को ना, तो शॉन माइकल गिरता, और मतलब एक पंच में एक दूर जाके गिरता है, रिंग के बाहर जाके फॉल हो जाता. फिर रिंग में आता है हॉगन, उसको वो एक किक मारता, शॉन माइकल फॉल लेके फिर खड़ा होता है, फिर झूमते हुए दोबारा फॉल लेता. फिर उसके बाद शॉन माइकल उसको क्या करता है भाई, हॉगन उसको कॉर्नर पे फेंकता, शॉन माइकल कॉर्नर पर लेटा हुआ. अब वो हॉगन शॉन माइकल को एब्डोमेन पे एक किक मारता, तो शॉन माइकल हाई जंप लेके वापस नीचे आके कॉर्नर पे गिरता, फिर एक किक में मारता. मतलब पूरा मैच इतना फनी कर दिया शॉन माइकल ने. वो मैच अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जैजरेट कर दिया. एग्जैक्टली. मतलब ओवर सेलिंग अच्छा होता है भाई. स्टोन कोल्ड का स्टनर जो था उसको रॉक ने कितना फेमस किया था. He always used to oversell. That was oversell, but that was not pathetic. But शॉन माइकल ने जो उस टाइम किया, उसने मैच को कंप्लीट मतलब तबाह कर दिया ना. तो हॉगन जीत तो गया वो मैच, लेकिन उसके बाद इनका कभी मैच हुआ नहीं दोबारा. तो शॉन माइकल ने वो मैच डिनाई टोटल मतलब कर दिया, क्योंकि हॉगन ने कहा सही है, उसने कहा कि भाई मैं स्किनी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, वीक रेसलर हूँ. तो सही है, वीक तो फिर ऐसा होता है एक पंच पे बाहर जाकर ही गिरेगा. तो उस टाइम फिर ये सिचुएशन हुई थी. अब शॉन माइकल ने भी काफ़ी, शॉन माइकल इन लोगों का एक ग्रुप था बैक स्टेज, द क्लिक. तो शॉन माइकल वो बंदा था जिसके इन्होंने बैक स्टेज ग्रुप बनाया था. तो बैक स्टेज ग्रुप में इसके कौन थे, इसके फ्रेंड्स केविन नैश जो कि डीजल था उस टाइम, रेजर रेमॉन, और अपना एक्सपाक और ट्रिपल एच. ट्रिपल एच उसका बड़ी है. ट्रिपल एच ने बाद में ज्वाइन किया. इनका फैक्शन 4 बंदों का था, और प्रोफेशनल रेसलिंग में कहा हम लोग एक दूसरे को आगे लेके बढ़ेंगे. ओके. तो अब 90s की अगर आप राइवलरीज देखें, तो जब WCW में नहीं गए थे केविन नैश और रेजर रेमॉन, तो WWE में राइवलरीज यही होती थी. शॉन वॉल्टमैन यानी कि एक्सपाक जो कि उस वक्त 1-2-3 किड था, तो उसकी राइवलरी कभी रेजर रेमॉन से हो रही है, कभी केविन नैश से हो रही है जो कि डीजल था उस टाइम, तो कभी शॉन माइकल रेजर रेमॉन से राइवलरी कर रहा है, तो कभी केविन नैश से कर रहा है. तो ब्रेट हार्ट उस टाइम फिर वो ऐसा ही बंदा था कि इस ड्यूरेशन में पिस रहा था इनके बीच में. ब्रेट हार्ट सीधा बहुत था यार. तो बस सीधा बोल सकते हैं, he was not political. तो लेकिन ब्रेट हार्ट उस वक्त हाइप पे था नाम ना. तो शॉन माइकल और इनका जो ग्रुप था क्लिक, इन्होंने ब्रेट हार्ट को ऑफर किया कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, तो हम आपको क्या नाम है, हम लोग तुम्हें भी इसी तरह पुश करेंगे, क्योंकि विंस मैकमैन शॉन माइकल की बहुत सुनता था उसको. तो ब्रेट हार्ट ने उनकी ऑफर को रिजेक्ट किया. और उस टाइम एक न्यू रेसलर आया था जो कि हंटर हर्स्ट हेम्सले, ट्रिपल एच. तो उसने फिर इनका ग्रुप ज्वाइन किया, और उसने जब ज्वाइन किया तो फिर उसको शॉन माइकल ने पुश करने की काफ़ी कोशिश करी. उस ड्यूरेशन में रॉक का डेब्यू हुआ. रॉक का जब डेब्यू हुआ तो इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि विंस मैकमैन ने
रॉक को पुश देना स्टार्ट किया, लेकिन शॉन माइकल चाहता था कि भाई मेरे दोस्त को यानी ट्रिपल एच को आगे चांस मिले। इवन जब शॉन माइकल रिटायर हुआ था, शॉन माइकल 98 की रेसलमेनिया के बाद रिटायर हो चुका था, 2002 में उसने फिर रिटर्न किया। उसको कुछ कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उसने छोड़ दी थी, 4 साल तक वो रेसलिंग से आउट ऑफ एक्शन रहा। लेकिन बैक स्टेज में वो था और डब्ल्यू में उसने काफ़ी रोल्स प्ले किए थे, लाइक ही बिकेम अ जनरल मैनेजर। एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल मैनेजर, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कमिश्नर। तो शॉन माइकल ने एज अ कमिश्नर ज्वाइन किया और एज अ कमिश्नर ज्वाइन करने के बाद जो है शॉन माइकल ने फिर अपना रोल प्ले किया। तो उस ड्यूरेशन में ट्रिपल एच को उसने मतलब काफ़ी कोशिश करी कि रॉक से ज़्यादा पुश मिल सके। ट्रिपल एच को उसका पुश मिला, लेकिन रॉक को जो इन्होंने मतलब हाइप मिलने से रोकने की कोशिश की थी उसमें नाकाम रहा। और उस वक्त रॉक के साथ जो हरकतें हुई थी, रॉक तो खैर डिनाई करता है, मतलब रॉक नहीं इतना अगेंस्ट में बोलता, लेकिन इन्होंने रॉक का उस वक्त मार्क हेनरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि रॉक के लंच बॉक्स में से इन्होंने जो रॉक का खाना था वो इन्होंने कहीं फेंक दिया, एंड दे पुट ऑन सम शिट इन द लंच बॉक्स ऑफ रॉक। मतलब इतना मतलब उन्होंने इतना बुली मतलब रॉक को किया था कि भाई ये अगर विंस मैकमैन पुश उसका ना रोके तो ये खुद भाग जाए यहाँ से। उसको बहुत परेशान किया, लेकिन रॉक रुका भी नहीं। और फिर रॉक की माइक स्किल्स और प्रोमो स्किल्स, उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी थी कि आज वो ना सिर्फ रेसलिंग इंडस्ट्री का, वो पूरी मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 एक्टर है और हाईएस्ट पेड एक्टर है इस टाइम पे वो। तो जबकि आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी, आई हैव नेवर बीन द फैन ऑफ गाइज लाइक द रॉक, आई हैव नेवर बीन द फैन ऑफ जॉन सीना, आई हैव नेवर बीन द फैन ऑफ ब्रेट द हिटमैन हार्ट। सो लेट मी आस्क यू, गिव मी 4 names. Mount Rushmore, सही है ना, कि who would you put on the Mount Rushmore? कौन से 4 wrestlers होंगे तुम्हारे ख्याल से throughout जो who've been your favorite and who you thought changed the game? Like always, on number 1, actually I've got not 4, I've got more than 4 names, but you gotta give me 4. Okay. I would like to say number 1, Shawn Michaels. Raven. If you remember Raven. No, I don't. नाम बहुत सुना हुआ है. Raven was a ECW character. Okay. In WWE, he was in hardcore division. Okay. As I was the fan of hardcore wrestling. I've heard that name, but okay. Raven. Okay, you were hardcore. Okay. Raven and one more name, JBL. Really? Exactly. Wow. JBL was also one of the hardcore characters and heel character. JBL, and fourth name, I'm confusing the 3 names, Razor Ramon or Christian, or third one. Who was the third one? So you got Raven, you have Shawn Michaels, and the JBL. third JBL. And, you can put Christian on it. Actually, Christian is the guy who who was never been the overrated guy. He worked from the bottom of the company, from the lightweight division, and then he earned audience. He earned the spot, and after the 18 years of struggle, he got the spot. I'm surprised you did not say Mick Foley. No. Or Matt Hardy. I never I like Matt Hardy, but he's not even in my top 10s of my favorite players. Wow. I never liked Mick Foley as well, because you will find in my favorites, I never liked overhyped wrestlers. Like The Rock was overhyped, John Cena was overhyped. Or mainstream, or exactly. They never earned the spot. They have been given the spot. Just like if you want to talk about self-made wrestlers or the big names, currently you may know about Kenny Omega. Kenny Omega never learned wrestling from any academy or any wrestling school. Even after living in the country, like where every single corner he have the wrestling school, but he never joined any wrestling school. He was a self-made professional wrestler, and he never joined WWE. Even WWE offered him now
from past 2 years, WWE is continuously offering him to join WWE, but he is not joining WWE after the situation he have seen in WWE. WWE was from past 10 years. WWE ने स्टार्ट कर दिया न्यू जापान के रेसलर्स को बुलाना, लेकिन बुलाने के बाद उनके रेसलर्स का बेड़ा गर्क हो जाता. शिंसके नाकामुरा ज्वाइन किया, उसने न्यू जापान छोड़ा और हाइप दी. उसके बाद अभी एक वो लोअर मिड कार्ड में खेल रहा है. फिर उसके बाद हिडियो इटामी, इट वाज अ जापानीज रेसलर, ही वाज अ जापानीज रेसलर, उसको बुलाया. उसको फिर अभी तो वो डब्ल्यू से आई थिंक उसको निकाल भी दिया अब तो. फिर और काफ़ी रेसलर्स जो आए, द गुड ब्रदर्स, कार्ल एंडरसन एंड ल्यूक गैलोस. वो ल्यूक गैलोस ने तो खैर पहले भी डब्ल्यू में था और लोअर मिड कार्ड लेवल पर ही था. लेकिन फिर उन्होंने जब न्यू जापान में नाम अपना बनाया, उसके बाद फिर डब्ल्यू ने बुलाया, फिर उनको फिर लोअर मिड कार्ड पे किया, फिर साइड में कर दिया. तो डब्ल्यू ने इस वजह से केनी ओमेगा ने कहा कि नो, आई विल नेवर जॉइन डब्ल्यू. फिर इस ड्यूरेशन में AEW आ गई. तो AEW तो जो ज्वाइन करता उसको तो फिर डब्ल्यू बैन कर देता. जो भी डब्ल्यू ज्वाइन करता, तो केनी ओमेगा तो उसका EVP है. तो केनी ओमेगा ने ज्वाइन किया और अभी जो प्रो रेसलिंग इनसाइडर है, जो कि प्रो रेसलिंग इनसाइडर इज़ लाइक अ प्रो रेसलिंग बोर्ड, तो वो AEW को इस वक्त वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट कंपनी मानती है. और केनी ओमेगा इस वक्त वहाँ का, कल ही उसने जॉन मॉक्सली को हेवीवेट चैम्पियनशिप हराई है और मतलब दुनिया की रेसलिंग इंडस्ट्रीज़ में सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप इस वक्त कुछ जीता हुआ. तो आई डोंट थिंक ही विल एवर जॉइन डब्ल्यू. So I want to ask you, ये ज़्यादातर रेसलर्स जापान की तरफ क्यों देखते हैं वैसे जाने के लिए, रेसलिंग करने के लिए? काफ़ी रेसलर्स जा चुके हैं जापान में, जाके ट्रेनिंग करते हैं. What's so good about Japan? इन जापान मोस्टली जो रेसलर्स डब्ल्यू से जो जापान जाना चाहते हैं, वो उसका रीज़न यही है कि डब्ल्यू के अलावा जो पुरानी कंपनीज जो चल रही हैं अभी तक जो एग्जिस्टेंस में है, वो NJPW ही है, न्यू जापान प्रो रेसलिंग. तो जिनको US में मतलब प्रॉपर एक चांस नहीं मिल पाता था, वो जापान में आते थे. और जापान में जो रेसलिंग होती है उसमें और WWE की रेसलिंग में ना बहुत डिफरेंस है. क्योंकि जापान में स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग होती है, डिफरेंट मूव्स होते हैं, और डब्ल्यू के अंदर मतलब इतना एंटरटेनमेंट है कि अच्छे खासे मूव्स को बैन कर दिया जाता है. तो इस वजह से जापान में लोग जाना पसंद करते हैं. All right. So let me go back to REW now. Where does it stand right now? अभी कहाँ पे REW with अपनी पोजीशन में किधर है और कहाँ जा रही है, और what do you see? Where is it going? REW का बीच में मैं अच्छा बताना भूल गया था, 2 बेल्ट्स में हमारी डिस्कशन हुई थी कि एक इंडिया में, एक यहाँ पाकिस्तान में. जो हमारा 3rd बेल्ट है वो इस वक्त US में है, और जो AEW के रेसलर्स हैं वो उस बेल्ट के ऊपर मतलब AEW का जो डार्क है मूवमेंट वहाँ पे चल रही है एज ऑन 24/7 रूल, REW अल्टीमेट चैम्पियनशिप. तो राइट नाउ द चैम्पियन इज़ अ फीमेल AEW स्टार, डॉक्टर ब्रिट बेकर, बट legends like Dean Malenko have won that title. So that title is becoming more prestigious than our other titles as well. तो REW ज्वाइन करने के बाद यह है कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में REW ने बिल्ड कर दिया. तो जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली दे कैन ज्वाइन एंड चूज़ द trainer of their own choice, like they can select me as their trainer. They can select Jordan as their trainer. They can select Kayon as their trainer. They can select Rajan Naveed and X-Mac. So these 5 wrestlers, they also can select Max Mughal. So these 6 wrestlers are right now on the position to train other talent. So for joining, you have to visit rewentertainment.com and fill the form there. और वो है कहाँ, वैसे आपकी एकेडमी है कहाँ? अकेडमी पे मल्टीपल लोकेशन पे वर्क चल रहा है. अभी तारिक रोड पे एक ब्रांच है मेन जो है ना, फिर और ब्रांचेस इसकी जो है इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रही हैं. और इसकी आप ट्राई आउट्स वगैरह करते हैं? एग्जैक्टली, ट्राई आउट्स होता है. और हाउ ऑफन आर द ट्राई आउट्स? ट्राई आउट्स में हम लोग फिज़िकल टेस्ट लेते हैं, और फिज़िकल टेस्ट में जो ट्राई आउट्स में मतलब पास कर लेता है उसके लिए ये है कि स्कॉलरशिप होती है. मतलब वो विदाउट फीस के फिर इसको लर्न करता है, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स होते हैं जो एक प्रोफेशनल रेसलर में होने चाहिए. क्योंकि प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए आपकी एथलेटिसिज्म अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो
एक्टिंग स्किल्स हैं और आपकी जो माइक स्किल्स हैं, जो आपकी स्पीकिंग पावर है, Hmm. वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. तो ये चीज़ें जो पार कर लेता है, जो क्रॉस कर लेता है, Hmm. वो प्रो रेसलिंग के लिए परफेक्ट है. So anyone, say a guy like me, can actually go and have a shot at this REW. कि भाई मैं जाऊँ और I don't know anything about wrestling. I've watched wrestling. A lot of people like me have only watched wrestling. प्रो रेसलिंग इज़ नॉट दैट मच ईजी. हमारे पास आप देखेंगे पाकिस्तान में, मतलब जो रेसलर्स हैं वो काफ़ी, मतलब अक्सर जो हैवी वेट्स हैं वो देख के कहते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कहते हैं यार ये तो बच्चे तुम लोग लड़ा रहे हो. लेकिन जब वो आते हैं और देखते हैं कि दे आर यूजिंग द हाई फ्लाइंग टेक्निक्स, और वो कहते हैं नहीं यार रेसलिंग एक्टिंग तो होती है, फेक होती है. एक्चुअली आई हेट द वर्ड फेक. इट्स नॉट फेक. मैंने अपना आँख फोड़वाई एकदम, अब फूटी नहीं, बच गई थी, लेकिन मैंने तो अपनी बहन की शादी में मेरी आँख पूरी खून में भरी हुई थी, रेड हुई हुई थी. इसके अलावा मेरा हमारे पास एक रेसलर है कायोन, तो उसकी नाक पे अच्छी खासी वो लग चुकी. हमने काफ़ी हड्डियाँ तोड़वाई हैं अपनी, जो है ना. तो इट्स नॉट फेक. कुछ बॉडी बिल्डर्स आए स्टार्ट में, उन्होंने किया कि यार एक्टिंग होती है कर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने रेसलिंग में फॉल्स लेना स्टार्ट किए, नॉट फॉल्स, बम्प्स, जब उन्होंने बम्प्स किए स्टार्ट, तो जब फर्स्ट डे होता है ना, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी हो जाती है जैम, और आपकी गर्दन भी आप मूव करते हैं ना, तो आपको उसमें पेन होता. तो उन्होंने फिर रियलाइज़ किया इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट ओनली एक्टिंग, इट्स अबाउट एथलेटिसिज्म. तो उन्होंने बाद में फिर वो रिटर्न नहीं किया. Yeah, because I know the one thing is, people do get hurt. Exactly. It's entertainment. Yes, it is entertainment, but people do get hurt and they have long-term Exactly. repercussions. Can you cut a promo? I would love for you to cut a promo, and I want you to call out your opponent, whoever it is now. Actually, my all-time best opponent right now is X-Mac. And you know what? X-Mac वो बंदा है जो मुझसे 2 मैचेस हारने के बाद जो है इंडस्ट्री छोड़ के भाग चुका था. और जब उसको पता चलता है कि प्रो रेसलिंग और हाइप पे आ गई है, जब वो गया था तो उस वक्त प्रो रेसलिंग की वो हाइप नहीं थी. जब उसने देखा प्रो रेसलिंग हाइप पे आ गई, तो उसने कहा कि आई वांट टू कम बैक टू द रेसलिंग इंडस्ट्री. और जब उसने रेसलिंग इंडस्ट्री में रिटर्न किया, तो डायरेक्ट, मतलब मैंने इतनी मेहनत से एक नाम अपना बिल्ड किया, नेपाल गया और मैंने ये टाइटल विन किया. तो ये टाइटल विन मैंने इतने पापड़ बेलने के बाद मैंने टाइटल विन किया, और एक्स मैक एकदम से आते हैं और ही वांट टू चैलेंज मी फॉर माय REW एशियन चैम्पियनशिप. एक्स मैक, I've already sent you a message. You remember the attack? Yeah. I think you have seen the video footage. He was working out in Burnout Fitness, and all of a sudden I attacked him. You know why I attacked him? Why? Because he want to challenge me, and I don't think he's capable for challenging me right now. अब मेरे लेवल में और उसके लेवल में ज़मीन आसमान उनका फ़र्क है. तो X-Mac, there is only one message for you. If you want to challenge me, prove it that you really are capable of this championship. This is not a normal championship. This is right now the most decorated and prestigious REW Asian Championship. So X-Mac, if you want to come for this, come on. ऐसे चैलेंज करने से कुछ नहीं होता. You have to earn the opportunity. So you're on. But remember one thing. You're not going to face only Cove Brandon, because I'm not a superstar. If you remember, I am the unstoppable killing machine. So come on, baby. Come for this Asian Championship. I'm waiting for you. Wow, man. If I'm X-Max, I'll be shitting bricks right now. And that was great, man. I hope, I wish you all the best. Thank and you I so had much. a great time talking to you. You know, तुमने मेरा बचपना तुमने ना मेरा जगा दिया है. And yeah,
This was fantastic, man. Actually, it was my aim not to become a professional wrestler myself. Yeah. I don't want to make my dream come true only. Yeah. I want to make every one of those kid in Pakistan who are dreaming to be a professional wrestler. I want them to make their dream come true. I don't want to make myself only a pioneer of the professional wrestling. Maybe after 10 years, me and our other wrestlers of REW will be remembered as a pioneer of the wrestling. But I want to grow this industry and want professional wrestling industry on another level. I think professional wrestling is the only sport who can beat cricket in Pakistan. Because after cricket, I have seen a lot of children wanted to become professional wrestler. So RW is giving the platform to become a professional wrestler. So come and join and get trained and make your dream come true. Thank you very much, Govo. I had a You're good welcome. time. Thank you very much for coming and bringing this welcome. belt, You're baby. I'm gonna take some photos with this, and thank you very much, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you everybody for listening, and take care. Bye bye, and I'll see you in the next one. I love you all. Bye.